बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो एग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनती है। तो एग्ज़ाम में ये अक्सर सवाल आता है कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वो आप प्रूफ करो कैसे होता है। या ऐसे आता है कि व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। या व्हेन एग्रीमेंट बिकम्स इनवैलिड वॉइड आर वॉइडेबल, या जो एग्रीमेंट है वो इनवैलिड वॉइड या वॉइडेबल कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अब व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स? ऑल द एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन विद लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। यानी कि कहता है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, ठीक है ना। तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जब उन्होंने उस एग्रीमेंट में फ्री कंसेंट हो, जो पार्टीज़ हैं उनकी फ्री कंसेंट हो और वो पार्टीज़ कॉम्पिटेंट हों, और वो जो है लॉफुल कंसिडरेशन हो वहाँ पर, और वो लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट पे हो, और जो एग्रीमेंट हुआ है वो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड, वो यानी कि लॉफुली वो डिक्लेयर्ड वर्ड ना हो, यानी कि उसको लॉ ने वर्ड डिक्लेयर ना किया हो। अब हमें नीचे एसेंशियल्स मिल गए, यानी अगर कोई भी एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में ये एसेंशियल्स हैं तो उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। कौन से हैं? पहला है अगर उसमें एग्रीमेंट हो, ठीक है। फिर जो एग्रीमेंट हुआ हो उसमें दूसरा है फ्री कंसेंट हो, लोगों का फ्री कंसेंट हो। और तीसरा कॉम्पिटेंसी, यानी कि वो कॉम्पिटेंट हो, यानी कि छोटा बच्चा ना हो या फिर अनसाउंडेड माइंड ना हो, पागल ना हो, ठीक है। और चौथा है लॉफुल कंसिडरेशन, वहाँ पर लॉफुल कंसिडरेशन हो उनकी। और पांचवा है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस यानी कि ऑब्जेक्ट पे एग्रीमेंट हो रहा है वो लॉफुल हो, यानी कि कोई ऐसे ड्रग्स वगैरह ना हो, ठीक है। और छठा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड, और जो भी चीज़ हुई है वो वर्ड ना हो, डिक्लेयर्ड यानी कि लॉ ने उसको वर्ड डिक्लेयर ना किया हो। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। अब पहला है एग्रीमेंट, हमारा पहला इंग्रेडिएंट है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कैसे बनता है? एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसमें प्रपोजल हो या ऑफ़र हो। ऑफ़र या प्रपोजल, यानी कि अगर एक बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है कि मुझसे ये गाड़ी खरीद लो इतने में, तो ये ऑफ़र होगी, ठीक है ना। अब डेफिनेशन क्या है ऑफ़र या प्रपोजल की? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू एन अदर हिज विलिंगनेस टू डू आर not to do anything and gets his assent, such doing or abstinence is called offer या proposal। अब proposal क्या है? यानी जब एक बंदा अपनी एक ख्वाहिश को जाहिर करे दूसरे बंदे के साथ और उससे उसकी जो है रजामंदी हासिल करे, तो उसको कहा जाएगा कि ये है प्रपोजल। मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझसे ये मोबाइल 10,000 में ख़रीद लो, ठीक है। ये मैंने आपको ऑफ़र दी, ठीक है। ये है ऑफर या प्रपोजल। अब एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन प्रपोजल आर ऑफर इज ऑफिशियली एक्सेप्टेड इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। अब मैंने आपको कहा कि मुझसे ये 10,000 में मोबाइल लो, आपने कहा ठीक है ये मुझे दे दो, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये है एक्सेप्टेंस। अब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ये मिलकर एक प्रोमिस बनता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि आप मुझसे 10,000 में मोबाइल ले लो, ये हो गया प्रपोजल या ऑफर, और आपने कहा ठीक है मैं आपसे लूँगा, ये हो गई एक्सेप्टेंस। अब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलकर ये एक प्रोमिस बन गया, यानी कि हम दोनों के बीच ये एक प्रोमिस बन गया कि आप मुझे जो है मैं आपको पैसे मोबाइल दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे। ये एक प्रोमिस बन गया। अब प्रोमिस आर सेट ऑफ प्रोमिस विच फॉर्म ए कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। अब प्रोमिस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यानी कि अगर मैंने एक प्रोमिस किया यानी कि मोबाइल का, अगर यहाँ पर दो मोबाइल हों या एक मोबाइल हो एक वॉच हो, उनके बीच में जो प्रोमिस हैं यानी कि एक से ज़्यादा भी प्रोमिस हो सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा अगर चीज़ें बेचते हैं, ठीक है। अब प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिस वो एक कंसिडरेशन को फॉर्म करते हैं, हम दोनों के बीच कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन बेसिकली क्या होती है? यानी कि एक कंसिडरेशन भी प्रोमिस होता है, जो कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप मुझे ये पैसे दोगे। ये यानी कि हम दोनों के बीच में कंसिडरेशन बन गई। अब ये जो प्रोमिस है ये फॉर्म करता है कंसिडरेशन दोनों पार्टीज़ के लिए, और ये जो कंसिडरेशन है इसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। अब आपका एग्रीमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट कैसे बनती है। यानी कि मैं आपको एक ऑफ़र दूंगा, आप उसे एक्सेप्ट करोगे, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिलके प्रोमिस फॉर्म होगा, यानी कि और प्रोमिस जो होगा, एक प्रोमिस या एक से ज़्यादा प्रोमिस मिलके एक कंसिडरेशन डेवलप होगी, यानी कि कंसिडरेशन फॉर्म करेंगे। यानी कि मैं आपको कहूँगा कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे, तो ये हम दोनों के बीच एक कंसिडरेशन बन गई। इस कंसिडरेशन को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। अब हमारा एग्रीमेंट जो है पूरा हो गया। अब हमारा आता है फ्री कंसेंट। अब कंसेंट क्या है? व्हेन टू आर मोर पर्सन्स एग्री अपॉन
सेम थिंग इन सेम सेंस। अब कंसेंट क्या है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज एक ही चीज़ पे एक ही सेंस में अगर एग्री हो जाएं तो वो कंसेंट होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप मुझे जो है पैसे दोगे, तो मोबाइल आप जो सोच रहे हो वो सैमसंग सोच रहे हो, मैं भी सैमसंग सोच रहा हूँ कि मैं दूंगा, यानी कि एक ही चीज़ पे एक ही सेंस में सोच रहे हैं, तो ये कंसेंट होगा। ऐसे नहीं है मैं आपको कहूँ कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप कहोगे ठीक है मुझे दो, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये वीवो की मोबाइल होगी, मैं सोच रहा हूँ सैमसंग, तो ये कंसेंट नहीं होगा। ठीक है ना, कंसेंट के लिए ज़रूरी है कि सेम थिंग इन सेम सेंस, अगर दोनों बंदे उस पर राज़ी हो जाते हैं तो वो कंसेंट होता है। और फ्री कंसेंट क्या होता है? अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट होना लाजमी है, यानी कि अगर हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट में वो हम दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए। अब कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट काज्ड बाय। अब कंसेंट को हम फ्री तब कहेंगे जब इनमें ये नीचे वाली चीज़ें ना हो। अगर नीचे वाली चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ उसमें मौजूद है तो वो फ्री कंसेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि उसमें फ्री कंसेंट हो, और फ्री कंसेंट तब बनता है जब उसमें ये नीचे वाली चीज़ें ना हो। अगर इसमें से एक भी चीज़ होगी तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, या वो वॉइडेबल होगा या वो वॉइड होगा। वॉइडेबल और वॉइड का भी डिफरेंस मैं अलग वीडियो में बना दूंगा, वो भी आप देख लेना प्लेलिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अब नीचे वाली चीज़ें कौन सी हैं? पहला है कोएर्शन, दूसरा है एंड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा है फ्रॉड, और चौथा है मिसरिप्रेजेंटेशन, और पांचवा है मिस्टेक। अब अगर ये चीज़ें किसी भी कंसेंट में आ जाती हैं तो वो कंसेंट फ्री नहीं कहलाएगा। अब इनका वीडियो मैंने डिटेल में बना दिया है, जो कि आपको कंप्लीटली डिटेल में ये वीडियो मिल जाएगा, जो कि अलग सवाल भी आता है। तो यहाँ मैं आपको क्विक रिव्यू करके बताता हूँ। कोएर्शन यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी को धमकाता है, धमकी दे के कहता है कि आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट में जो है इंटर हो जाओ। मिसाल के तौर पर मैं आपको धमकी दे रहा हूँ कि ये कार मुझे दे दो या ये मोबाइल मुझे दे दो, मैं आपको पैसे दूंगा। अब यहाँ मैंने आपको धमकी दे के जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो ये फ्री कंसेंट आपका नहीं है, ये आप कभी भी जो है कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, और ये वर्डेबल होगा, यानी कि आप इसको कैंसिल कर सकते हो। और मैं आप पे कोर्ट में जो है केस भी नहीं कर सकता कि इसने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, क्योंकि आपको मैंने जो है धमकी दे के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया था, आपकी वहाँ फ्री कंसेंट नहीं थी। ठीक है, और दूसरा है एंटी इन्फ्लुएंस, यानी कि नामुनासिब असर। मिसाल के तौर पर आपका कोई बॉस है, ठीक है ना, ऑफिस में, वो आपको कहता है कि ये कार मुझे दे दो, ठीक है, धमकी वगैरह आपको नहीं दे रहा, लेकिन आपको थोड़ा डर है कि शायद मुझे ये मेरा बॉस कहीं नौकरी से फायर ना कर दे, तो इस डर से आप उससे जो है कार देने के लिए जो है राज़ी हो जाते हो। ठीक है ना, ये अपने यानी कि ये उसने आप पे अंडर इन्फ्लुएंस किया, यानी अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि एक अगर बंदा हायर पोजीशन पे है और दूसरा वीकर पे है, और हायर पोजीशन वाला बंदा अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके आपको जो है इंटर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करवाता है, तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं होगा, वो अंडर इन्फ्लुएंस कहलाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है हायर पोजीशन पे आपका बॉस है और वीकर पे आप हो, वो आपको कहता है मुझे कार दे दो, ठीक है ना, तो आप उसको दे देते हो। यहाँ पर आप यानी कि आपको डर था कि शायद ये मुझे निकाल दे, ये होगा अंडर इन्फ्लुएंस। वीडियो आपको डिटेल में अलग मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या आप जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और तीसरा है फ्रॉड, यानी कि अगर कोई भी बंदा फ्रॉड करके आपको वो चीज़ देता है, मिसाल के तौर पर आपको एक कार भेजता है बंदा और कहता है कि ये बहुत अच्छी है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, यानी कि इंटेंशनली आपको वो चीज़ें नहीं बताता जो कि उसमें फॉल्ट हैं, तो ये होगा फ्रॉड। और मिसरिप्रेजेंटेशन भी फ्रॉड की तरह ही होता है, लेकिन वहाँ पर बंदे का इंटेंशन नहीं होता कि आपको वो डिसीव करे या धोखा दे। मिसाल के तौर पर एक बंदा आपको कहता है कि ये मेरी कार अच्छी है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, हालांकि उसमें फॉल्ट हो भी, लेकिन उसको नहीं पता जो आपको बता रहा है, यानी कि ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक होती है, या ऑनेस्ट जो है विदाउट इंटेंशन, वो आपको डिसीव नहीं करना चाहता। तो अगर कोई भी बंदा मिसरिप्रेजेंटेशन करता है विदाउट एनी इंटेंशन, वो भी यानी कि फ्री कंसेंट नहीं होगा। और तीसरा है पांचवा है मिस्टेक, यानी जब एक पार्टी या एक से ज़्यादा पार्टी, यानी कि दोनों पार्टी या एक पार्टी मिस्टेक में हो, यानी कि उनको पता ना हो कि हम किस चीज़ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो मिस्टेक होगा। अगर वो मिस्टेक पे वो चीज़ बन गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, यानी कि ये कैंसिल भी हो सकता है, और इसमें जो चीज़ें आपने डिलीवर की हैं या आपने पैसे दिए हैं वो आप वापस कर सकते हो, चीज़ें आप वापस कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मैंने आपको कहा फ़ोन पे कि मैं आपको एक घड़ी भेजूँगा, आपने कहा ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये मुझे जो घड़ी भेजेगा वो यानी कि ब्लू भेजेगा, ठीक है, यानी कि ब्लू कलर है उस घड़ी का, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको रेड भेजूँगा, यानी कि हम दोनों ही एक जो है मिस्टेक में हैं। तो ये
जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और अगर ये हमारा एग्रीमेंट हो भी जाता है, आप मुझे पैसे दे देते हो, मैं आपको घड़ी दे देता हूँ, बाद में आपको पता चलता है ये तो जो है रेड है, आप तो ब्लू घड़ी चाह रहे थे, तो ये आप मुझे वापस दे सकते हो और मैं आपको पैसे वापस दे सकता हूँ। ये भी जो है वॉइड होगा, वॉइडेबल नहीं होगा मिस्टेक में। और दूसरा मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा कि मेरे घर में एक घोड़ा है, वो मैं आपको सेल करूँगा, ठीक है। आपने कहा ठीक है। जब ये हम एग्रीमेंट कर रहे थे उससे 1-2 घंटे पहले ही वो जो है घोड़ा था वो मर गया था, ठीक है। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि वो मर गया है, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। यानी कि ये मिस्टेकनली या फॉरगेटफुलनेस की वजह से ये मुझे पता नहीं था कि घोड़ा मर गया है और आपको भी कुछ नहीं पता था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, ये वॉइड होगा। और इसमें अगर आप मुझे पैसे देते हो घोड़े के और घोड़ा मर जाता है तो आप सिंपली वो पैसे वापस ले सकते हो और वो कॉन्ट्रैक्ट आप जो है कैंसिल भी कर सकते हो। इस फ्री कंसेंट की वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगी। ये सर्च करने के लिए फ्री कंसेंट लिख के साथ में LSP या लास्ट स्टूडेंट प्लेटफॉर्म लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वो भी आपको मिल जाएगी, जिसमें ये डिटेल्स आप क्लियर कर सकते हो। अब आगे चलते हैं कॉम्पिटेंसी, यानी कि अगर जो बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दो पार्टीज़, तो दोनों पार्टीज़ में जो लोग मौजूद हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अब कॉम्पिटेंट लोग कौन से हैं? सबसे पहले तो बंदा माइनर नहीं होना चाहिए। अगर माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर 15 साल का बच्चा है, उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो जो है इनवैलिड होगा और आप उसको कोर्ट में भी जो है इन्फोर्स नहीं कर सकते। और दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड यानी कि अगर कोई भी पागल है उसके साथ आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यानी कि जो बंदा है वो भी अपने होशो हवास में होना चाहिए, साउंडेड पर्सन होना चाहिए। और तीसरा है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा है, उसके खिलाफ कोई मर्डर का जो है केस चल रहा है और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यानी कि कॉम्पिटेंट ये तीनों नहीं है, पर माइनर्स भी कॉम्पिटेंट नहीं है, पर्सन ऑफ अनसाउंडेड माइंड भी नहीं है और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ भी कॉम्पिटेंट नहीं है। अब चौथा है कंसीडरेशन। ईच पार्टी मस्ट मेक ए प्रोमिस टू परफॉर्म इन एक्ट आर रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब कंसीडरेशन क्या है? यानी कि जो दो पार्टीज़ हैं वो उनको ज़रूरी है कि वो एक प्रोमिस करें, किसी भी काम करने को या ना करने का एक प्रोमिस उनको बनाना चाहिए। प्रोमिस कौन सा है? मिसाल के तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको 15 लाख दूंगा, आप मुझे कार दोगे। यानी कि मैं आपको 15 लाख दूंगा तो आप मुझे कार दोगे, यानी कि एक चीज़ के बदले आपको मुझे जो है दूसरी चीज़ मिलेगी, ये होगी कंसीडरेशन, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कंसीडरेशन है वो जो है वो असेंशियल एलिमेंट है कि कंसीडरेशन के सिवा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। यानी अगर आप किसी को कार देते हो तो आपको उससे पैसे लेने चाहिए, अगर पैसे नहीं लेते तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। या मिसाल के तौर पर हमारा एग्रीमेंट हुआ कि मैं आपको मोबाइल दूंगा, आप मुझे 10,000 रुपये देना, तो आप मुझे 5,000 दे रहे हो, तो ये भी जो है कंसिड्रेशन, लॉफुल कंसिड्रेशन नहीं होगा, ये भी जो है इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कंसिड्रेशन होना लाजमी है। लेकिन बट इन सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देर आर सम एक्सेप्शंस दे मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इवन विदाउट कंसिड्रेशन। लेकिन जो सेक्शन 25 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमें बताता है कि कुछ जो एक्सेप्शंस हैं, अगर वो चीज़ें आ जाती हैं तो कंसीडरेशन के बगैर भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन होना लाजमी है, कंसीडरेशन के बगैर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनवैलिड होगा। लेकिन सेक्शन 25 हमको बताता है कि अगर नीचे वाले कुछ एक्सेप्शंस उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं तो कंसीडरेशन के बगैर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब वो कौन से हैं? पहला है प्रोमिस मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आपका जो फादर है वो आपको कहता है कि मैं आपको जो है कल 50,000 दूंगा, आप मोबाइल खरीद लेना, ठीक है। अब उसने लव एंड अफेक्शन के बुनियाद पे आपको वो पैसे दे दिया। अब उसने आपको पैसे दिए 50,000, उसको उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा, आपको वो 50,000 देगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि ये यहाँ पर कंसिड्रेशन फॉर्म नहीं हुई। कंसिड्रेशन के लिए ज़रूरी है कि एक चीज़ आप दो, उसके बदले आपको वो दूसरी चीज़ मिले, तो यहाँ पर उसको तो कुछ नहीं मिलेगा ना, तो फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। आपको उसने कहा है कि मैं आपको 50,000 दूंगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा है प्रोमिस मेड टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। अब मिसाल के तौर पर एक टीचर ने आपको जो है नर्सरी में पढ़ाया था, ठीक है, फ्री में पढ़ाया था आपको। अब 10-20 साल गुजर गए, आप एक ऑफिसर बन गए, अचानक वो टीचर आपसे मिल गया,
तो आप उससे कहते हो कि मैं आपको जो है ये कुछ पैसे दूंगा एज ए गिफ्ट या जो भी आप समझ लें। तो आपने उसे कहा कि मैं कल आपको ये पैसे भेज दूंगा, ठीक है। अब आप उसको पैसे भेजोगे उस टीचर को, उसके बदले में आपको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। मिसाल के तौर पर आप उसको 50,000 भेज रहे हो, आपको उसके बदले क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यानी यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन फार्म नहीं हो रही, आप उसे पैसे दोगे, उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब तीसरा है व्हेन प्रॉमिस इज मेड टू पे ए टाइम बार डेब्ट, यानी जब कोई भी प्रॉमिस बनाया जाए टाइम बार डेब्ट पे करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर आपने किसी बंदे को 20 लाख रुपए दिए थे, ठीक है। अब 20-30 साल गुजर गए, आपने उससे वापस ही नहीं लिया और आप कोर्ट गए, तो कोर्ट भी जो है अगर इतनी देर हो जाए तो वो भी आपको पैसे वापस नहीं दे सकती। 20 साल से ज़्यादा अगर हो जाए ना, तो वो भी आपको पैसे वापस नहीं लेके देगी उससे, ठीक है। अब आप वहाँ पर केस हार गए, वो आपको पैसे नहीं देगा। लेकिन कोर्ट के बाहर निकलने के बाद वो आप पे एहसास आ जाता है, वो आपको कहता है कि ठीक है, आपने मुझे 20 साल पहले जो है 20 लाख दिए थे, यहाँ पर आप केस हार गए हो, अब आपका मुझ पे कोई हक नहीं है 20 लाख का, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है 20 लाख 1 महीने के बाद दूंगा। तो ये आपको अगर बंदा कह रहा है कि मैं आपको 20 लाख 1 महीने के बाद दूंगा, तो ये भी यहाँ पर भी कोई कंसिडरेशन फार्म नहीं हो रही। उसको वो आपको 20 लाख देगा, उसको उसके बदले यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कोर्ट में अब वो जो है केस जीत गया है, यानी कि उस पे आपका हक नहीं बनता कि उससे आप पैसे लो। लेकिन वो आपको कह रहा है कि मैं आपको 20 लाख दूंगा 1 तारीख को, यानी कि 1 महीने के बाद, तो फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। यानी कि अगर आपको उसने कहा है कि मैं आपको ये पैसे दूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो है कोर्ट में इन्फोर्सेबल होगा। या अगर आपको वो पहली तारीख के पे जो है पैसे नहीं दे रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स कर सकते हो कोर्ट में। तो कहने का मकसद ये है कि अगर वो आपको 20 लाख दे रहा है तो उसको उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, यानी पे कि यहाँ पर भी कोई कंसिडरेशन फार्म नहीं हो रही, तो ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब चौथा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ एजेंसी, यानी कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का है। मिसाल के तौर पर आप जो है फॉरेन में रहते हो, आपकी एक जगह है कराची में, और उससे आपको किराया लेना है, वो किराए पे है, ठीक है। आप कहते हो अपने भाई को कि इससे ये किराया जाके लेना पहली तारीख को। वो यानी कि अगर उससे पैसे लेने जाता है तो उसको उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपका एक काम करता है, ठीक है। आपने उससे कहा कि ये मेरे पैसे लेना किराएदार से, वो आपका लेता है, यानी कि वो जो आपका काम कर रहा है विदाउट एनी वेज, यानी कि उसको उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ यहाँ पे भी कंसिडरेशन नहीं है, ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होगा, यानी कि यहाँ पर कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी जो है ये वैलिड होगा। और पांचवा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर फ्री बेलमेंट, यानी कि अगर आपके दोस्त की शादी है, आपने उसको स्पीकर्स दे दिए या फिर चेयर्स वगैरह या टेंट वगैरह या बर्तन वगैरह आपने उसको फ्री में दे दिए, ठीक है ना, दोस्ती में। तो यहाँ पर भी ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। आपने उसे कहा कि ये मुझे बाद में वापस कर देना, यानी कि इसके बदले आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ पर भी कंसिडरेशन फार्म नहीं हुई, लेकिन ये भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और छठा है प्रोमिस टू गिव मनी फॉर चैरिटी और डोनेशन, यानी कि अगर आप जो पैसे चैरिटी में दे रहे हो, मिसाल के तौर पर आप किसी एक गरीब आदमी को कह रहे हो कि कल मैं आपको जो है 20,000 एज ए चैरिटी आपको दे दूंगा, अब आपको तो इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी कंसिडरेशन फॉर्म नहीं हो रही, तो ये भी जो है एज ए डोनेशन में पैसे दिए गए या चैरिटी में दिए गए, वो भी जो है विदाउट कंसिडरेशन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब यहाँ पर भी एक केस ला था, एक बंदा जाता है एक मदरसे में, उसको कहता है कि आप मदरसे का काम शुरू करवाओ, मैं आपको पैसे दूंगा डोनेशन में, ठीक है। वो काम शुरू करवाते हैं, ये उनको बाद में पैसे नहीं देता, तो वो उस पर केस करते हैं कि इसकी वजह से हमने वो अपना पहला वाला मदरसे को जो है ख़त्म करके ये दूसरा नया शुरू किया है, तो ये पैसे नहीं दे रहा। तो वो कह रहा था कि यहाँ तो मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं। तो कोर्ट उसको कहती है कि ये भी जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि डोनेशन में दिए गए पैसे, या अगर आप कहते हो कि मैं आपको ये इस तारीख को ये पैसे दूंगा डोनेशन में, यहाँ पर कोई कंसिडरेशन फॉर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। और सातवां है प्रोमिस टू गिव गिफ्ट, आपके दोस्त की बर्थडे है और आप उसको कहते हो कि मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा आपकी बर्थडे पे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर कोई भी कंसिडरेशन फॉर्म नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो ये हमारा कंसिडरेशन था। पांचवा है लीगल ऑब्जेक्ट, कंसिडरेशन आर ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल, यानी कि जो भी कंसिडरेशन हो रही है जिस भी ऑब्जेक्ट पे, वो जो ऑब्जेक्ट हो वो लॉफुल हो, अनलॉफुल ना हो।
ये अगर इसमें ये नीचे वाली चीज़ें आती हैं तो वो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा। इफ़ इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर लॉ ने मना किया है तो वो जो है अनलॉफुल होगा। नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सच दैट इट इज़ इफ़ इट इज़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की नेचर ऐसी है अगर उसको परमिट करती है कोर्ट तो वो लॉ के प्रोविजंस को नुकसान पहुंचा सकता है। इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, अगर वो कोई फ्रॉड है, या ऑब्जेक्ट दैट इंजोर द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पर्सन या पर्सन की प्रॉपर्टी को इंजोर कर सकता है। कोर्ट रिगार्ड इट इज़ इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, या कोर्ट उसको इमोरल जो है डिक्लेयर कर देती है या कहती है कि ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। यानी कि ये जो 5 थे, अगर इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एग्रीमेंट होता है तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ड्रग्स पे होती है, या इलीगल वेपन्स पे होती है, या किसी ऐसी चीज़ पे होती है जो मैंने आपको बताए, या कोई फ्रॉड है यानी कि ऐसे नोट्स पे होती है जो कि झूठे नोट्स हैं, जाली नोट्स हैं, और उस पे जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो इनवैलिड होगा और वो वॉइड भी होगा। ठीक है। अब छठा है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ, यानी कि लॉ ने उसको वॉइड ना किया हो। बेसिकली एग्रीमेंट शुड नॉट बी इलीगल, एग्रीमेंट जो है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। सम एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया है। अब कौन कौन सो को जो है एग्रीमेंट्स को उसने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है? एग्रीमेंट विच इज़ नॉट मीन टू बी सर्टेन आर वॉइड, यानी कि जो एग्रीमेंट में सर्टेन चीज़ें ना हों। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे कुछ पैसे दो, मैं आपको कुछ जो है सब्जियां दूंगा, तो यहाँ पर जो कुछ हैं ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पर सर्टेन चीज़ें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये मोबाइल दूंगा, आप मुझे ये चीज़ दो, फिर ये जो है वैलिड होगा। और यहाँ पर यानी कि सर्टेन चीज़ होनी चाहिए। अनसर्टेन चीज़ें हैं तो वो जो है एग्रीमेंट वॉइड होगा। और दूसरा है एग्रीमेंट कॉन्टीजेंट ऑन इम्पॉसिबल एक्ट्स आर वॉइड। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो, ऐसे काम करने का एग्रीमेंट करते हो जो कि इम्पॉसिबल है तो वो भी वॉइड होगा। मिसाल के तौर पर आप एक बंदे को कहते हो कि आप जो है बी से शादी करो, फिर मैं आपको 5 लाख दूंगा। अब बी की जो है ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो उसके साथ इसकी कैसे शादी हो सकती है? तो ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल जो अगर एक्ट है उस पर अगर कोई एग्रीमेंट बनाता है तो वो भी वॉइड होगा। और तीसरा एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड, यानी कि कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट अगर कोई करने के लिए एग्रीमेंट करता है तो वो भी वॉइड होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई बंदा कहता है कि कल यहाँ इस स्कूल में आके आप एक लेक्चर देना, ठीक है। अब वहाँ पर स्कूल है ही नहीं तो ये भी वॉइड होगा। वहाँ पर स्कूल पहले से है ही नहीं, 7 साल से वहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं है, तो वो भी वॉइड होगा। अब ये 6 इंग्रेडिएंट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये चीज़ें सारी चीज़ें अगर क्लियर हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इसमें 7वां भी हम ऐड कर लेते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। अब अगर कोई भी बंदा कोई भी एग्रीमेंट बनाते वक्त अगर वो इंटेंशन उसका है कि अगर इसमें उसने कुछ भी किया, अगली पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किया, तो हम इसके खिलाफ जो है लीगली जो है इन्फोर्स उसको करेंगे कोर्ट में। अगर पहले से ही कोई जो है इंटेंशन करता है तो वो ही एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। लेकिन अगर उनका कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट किया है तो वो जो है इन्फोर्सेबल नहीं होगा। यहाँ पर एक केस ला है बॉलफेयर वर्सेस बॉलफेयर। यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। हस्बैंड फॉरेन चला जाता है और वाइफ को कहता है कि मैं आपको पैसे भेजूंगा, ठीक है। अब हस्बैंड कुछ टाइम के लिए उसको पैसे भेजता है लेकिन बाद में पैसे भेजना बंद कर देता है, तो उसकी वाइफ ने उस पर केस कर दिया कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। तो कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वहाँ पर उन दोनों का कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम आगे चल के जो है लीगल प्रोसीडिंग्स एक दूसरे के खिलाफ जो है शुरू करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है। यहीं पर दूसरा केस है मेरिट वर्सेस मेरिट। यहाँ पर जो है हस्बैंड और वाइफ ने रिटन एग्रीमेंट किया था, तो अगर वो उन्होंने रिटन एग्रीमेंट किया यानी कि रिटन एग्रीमेंट किया तो उनका एक इंटेंशन था कि अगर किसी भी पार्टी ने अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया तो हम इनके खिलाफ जो है लीगल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल था, यानी कि मेरिट वर्सेस मेरिट में उनका जो है एक इंटेंशन था कि आगे चल के ये लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करेंगे अगर उस पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया। अब तीसरा यहाँ पर केसला है रोज एंड फ्रैंको वर्सेस क्रैम्पटन एंड ब्रदर एलटीडी।
इन दोनों की एक पार्टनरशिप थी एक कंपनी में, ठीक है ना। दे डिसाइडेड दैट दिस एग्रीमेंट इज नॉट ऑन लीगल बेसिस बट ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिस। उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। अब उन्होंने एग्रीमेंट बनाया लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं था। उन्होंने वहाँ पर लिख दिया एग्रीमेंट के नीचे कि ये हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, यहाँ पर कोई लीगल बेसिस पे हम ये एग्रीमेंट नहीं बना रहे। तो उनका एक इंटेंशन नहीं था कि आगे चल के ये लीगल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। उन्होंने ये एग्रीमेंट बनाया था अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, और उन्होंने एक इंटेंशन नहीं किया था कि ये हम कोर्ट में इन्फोर्स करेंगे। तो सातवां एसेंशियल ये था कि अगर उनका कोई इंटेंशन है आगे चल के इन्फोर्स करने का, तो वो ही कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। तो दोस्तों, जो शुरू में मैंने सवाल रखे थे कि व्हेन एग्रीमेंट बिकम कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, तो उसका आंसर ये है कि अगर इसमें एग्रीमेंट भी होता है, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड, अगर ये चीज़ें इसमें होती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। अब इसका जो है सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन था, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका आंसर क्या है, यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अब मिसाल के तौर पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो चीज़ें हैं उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि एग्रीमेंट भी, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वर्ड। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसको कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें एग्रीमेंट भी है, इसलिए हम इसको कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल द एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई भी एग्रीमेंट है, मिसाल के तौर पर आपने एक एग्रीमेंट बनाया ड्रग्स पे, वो एग्रीमेंट तो है लेकिन उसको आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, इसलिए कहते हैं कि ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, यानी कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इस सवाल का भी आंसर आपको मिल गया। अब तीसरा है, व्हेन एग्रीमेंट बिकम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, इसका भी सिंपल आंसर है, अगर नीचे वाली सारी चीज़ें इसमें हैं, एग्रीमेंट, फ्री कंसेंट जो भी हैं, तो वो वैलिड होगा। अगर चौथे सवाल का आंसर है, अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो वो इनवैलिड, वॉइड या वॉइडेबल होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक के अगर नोट्स चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप इसी टॉपिक के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप दूसरे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस देख सकते हो जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म लिख के यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी ही वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं।